साल 1976 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में मैथमेटिशियन जॉर्ज एंड्रूज कोई पुरानी बुक ढूंढ रहे थे। शेल्फ्स खंगालते हुए उनकी नजर एक डस्टी से वुडन बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स खोला तो उन्हें अंदर कुछ पुराने कागज और हाथ से लिखी हुई एक नोटबुक मिली। पहली नजर में नोटबुक बिल्कुल साधारण लगी, लेकिन जब उन्होंने उसे पलटना शुरू किया तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस नोटबुक में मॉक थीटा फंक्शंस और क्यू सीरीज जैसे टॉपिक्स पर 600 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज थे। मॉक थीटा फंक्शंस पर जॉर्ज एंड्रूज ने खुद सालों पहले पीएचडी की थी और अब उसी से जुड़े फॉर्मूलाज अचानक उनके सामने थे। ये धूल खाती नोटबुक किसी और की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे एनिग्मेटिक मैथमेटिकल माइंड श्रीनिवास रामानुजन की थी। ये वो हैंड रिटन नोट्स थे जिन्हें उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था और इस नोटबुक को ही आज दुनिया द लॉस्ट नोटबुक के नाम से जानती है, जिसके फॉर्मूलाज आगे चलकर यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली कहे जाने वाले ब्लैक होल को समझने के लिए बेहद जरूरी साबित हुए। रामानुजन की सोच अपने समय के मैथमेटिक्स और साइंस दोनों से कहीं आगे थी। रामानुजन ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाए थे जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस की बैकबोन बन चुके हैं। आज उनके फॉर्मूलाज स्पेस, टाइम और क्वांटम ग्रेविटी से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक को भी समझने में काम आते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्रिप्टोग्राफी और डेटा एनालिसिस जैसे एडवांस फील्ड्स में भी उनकी रिसर्च ने अहम भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं कि एक बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले श्रीनिवास रामानुजन कैसे मैथमेटिक्स के आसमान के कभी न ढलने वाले सितारे बन गए, जिन्हें उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से द मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है। प्रोफेसर हार्डी के मुताबिक गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े बड़े गणितज्ञों को भी 5 से 6 घंटे का समय लगता था, उसे सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का भी वक्त नहीं लेते थे। In 2012, former Prime Minister Manmohan Singh declared December 22nd as National Mathematics Day. उन्हें संख्या का जादूगर भी कहा जाता है और अपनी प्रतिभा और मौलिक तर्क शक्ति से उन्होंने गणित में कई महान खोजें की। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता कुप्पुस्वामी श्रीनिवास अयंगर एक साड़ी की दुकान पर नौकरी करते थे। उन्हें हर महीने सिर्फ 20 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, जिससे घर का खर्चा निकालना मुश्किल होता था। उनकी माँ कोमलता मल मंदिरों में भजन गाकर घर चलाने में मदद करती थी। रामानुजन बड़ी दुआओं और मन्नतों से पैदा हुए थे। उनके माता पिता के कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो अक्सर नामक्कल के नामगिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल जाया करते थे, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा को समर्पित है। नामगिरी देवी को उनकी कुलदेवी माना जाता था और यही वो संतान के जन्म के लिए प्रार्थनाएं करते थे। बड़ी प्रार्थनाओं से उनके घर पहली संतान के रूप में रामानुजन का जन्म तो हो गया था, लेकिन रामानुजन का बचपन तंगहाली के साथ साथ बड़ी बीमारियों से भरा हुआ था। जब वो पैदा हुए थे उस वक्त आसपास के इलाकों में स्मॉल पॉक्स नाम की महामारी फैली हुई थी और 2 साल की उम्र में उन्हें भी इस बीमारी ने घेर लिया था। हालात इतने खराब थे कि थंजावुर डिस्ट्रिक्ट में ही उस साल स्मॉल पॉक्स की वजह से 4000 बच्चों की मौत हो गई थी। किस्मत से रामानुजन किसी चमत्कार की तरह इससे बच गए, लेकिन उनके घर वालों की चिंता तब बढ़ गई जब रामानुजन 3 साल के होने के बाद भी एक भी शब्द नहीं बोल पाते थे। घर वालों को लगने लगा था कि ये बच्चा गूंगा है, लेकिन किसी को कहाँ पता था कि जब ये बच्चा बोलेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। उनके माँ बाप को राहत तब मिली जब रामानुजन एक दिन अचानक बिना किसी ट्रीटमेंट के खुद ब खुद बोलने लग गए। 5 साल की उम्र में उनका पास के ही एक लोकल स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। उनके पिता हमेशा काम में बिजी रहते थे, इसलिए उनका बचपन माँ के साए में बीता, जिन्होंने उन्हें ट्रेडिशन, पुरानास और रिलीजियस सॉन्ग्स की शिक्षा दी। वो अक्सर अपनी माँ के साथ मंदिरों में पूजा के लिए जाते थे। यही वजह थी कि उनके मन में भगवान के लिए गहरी आस्था थी। मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में रामानुजन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट शुरू से ही दिखने लगा था और अपने सवालों से उन्होंने स्कूल टीचर को सरप्राइज करना शुरू कर दिया था। जब वो क्लास 3 में थे तब एक दिन उनके टीचर क्लासरूम में ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब भी किसी नंबर को उसी एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड किया जाता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। इस पर रामानुजन ने तुरंत सवाल किया कि सर, अगर ऐसा है तो 0 को 0 से डिवाइड करने पर भी आंसर 1 क्यों नहीं आता?
रामानुजन के इस सवाल का टीचर के पास कोई जवाब नहीं था और वो एक तीसरी क्लास के बच्चे से इस तरह का सवाल सुनकर काफी हैरान थे। 10 साल की उम्र में रामानुजन ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक नंबर लाकर पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उनका एडमिशन शहर के ही इंग्लिश मीडियम स्कूल टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ, जहां उनका फॉर्मल मैथमेटिक्स से पहली बार इंटरेक्शन हुआ। यही उन्होंने अपने सीनियर से क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा और फिर उनके लिए जैसे एक नया दरवाजा खुल गया। मैथमेटिक्स अब रामानुजन के लिए केवल एक सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि ये उनके लिए एक साधना थी जिसमें वो इतने गहरे डूबते गए कि उन्हें क्लास में बाकी सब्जेक्ट्स की खबर ही नहीं रहती थी। उन्हें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना मजा आने लगा कि वो सीनियर क्लास के मैथ्स की किताबें पढ़ने लगे। रामानुजन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एस.एल. लोनी की ट्रिग्नोमेट्री पर लिखी एडवांस बुक को पूरी तरह मास्टर कर लिया था। जहां स्कूलों में बच्चों को सिर्फ ये सिखाया जाता था कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है, वही रामानुजन बिना किसी से सीखे खुद से इसे सॉल्व करने के लिए सबसे डिफिकल्ट मेथड इनफाइनाइट सीरीज का इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद मैथमेटिक्स के एग्जाम्स में जहां बाकी स्टूडेंट्स को 3 घंटे लगते थे, रामानुजन वही पेपर सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट कर देते थे। सीनियर स्टूडेंट्स जिन प्रॉब्लम्स में फंसे रहते, रामानुजन के लिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल था। 7th क्लास में ही रामानुजन अपने से बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स को ट्यूशन देना शुरू कर चुके थे ताकि वो घर का खर्च चलाने में अपने माता पिता की मदद कर सके। रामानुजन के पास एक अलग तरह का नेचुरल टैलेंट था। जहां मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी लंबा मेथड अपनाते थे, रामानुजन पलक झपकते ही उन्हें मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व कर देते थे। मैथमेटिक्स में उनका इंटरेस्ट एक ऑब्सेशन बनता जा रहा था। उन्होंने केवल 15 साल की छोटी सी उम्र में क्यूबिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्रिक सीरीज में खुद को मास्टर कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का अपना एक अलग ही मेथड इन्वेंट कर लिया था। उन्हीं दिनों उन्हें अपने एक दोस्त से अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स नाम की एक बुक मिली, जिसमें 5000 मैथमेटिकल थ्योरम्स का कलेक्शन था। इस बुक को देखकर रामानुजन की आंखों में चमक आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अपने जीवन की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया और वो उसमें इतना खो गए कि उन्होंने न केवल उस किताब को कई बार पढ़ा, बल्कि वो उस बुक की हर थ्योरम को खुद से प्रूव करने में जुट गए। इसका असर ये हुआ कि 1904 में उन्हें मैथमेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के लिए उनके स्कूल की ओर से के रंगनाथा राव प्राइज से सम्मानित किया गया। इस प्राइज को देते वक्त स्कूल के प्रिंसिपल कृष्ण स्वामी अय्यर ने सबके सामने रामानुजन की ब्रिलियंस को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि यह बच्चा एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स से भी ज्यादा नंबर लाने की काबिलियत रखता है। इसकी प्रतिभा को A+ या 100% जैसे ग्रेड्स डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए अभी तक कोई पैमाना ही नहीं बना है। इस सम्मान के बाद रामानुजन को कुंभकोणम के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन यहाँ पढ़ाई के दौरान उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी लाइफ की डायरेक्शन ही बदल दी। वो मैथमेटिक्स में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें बाकी सब्जेक्ट्स का कोई ध्यान ही नहीं रहा, जिसके चलते जब उनके 11th क्लास के एग्जाम हुए तो वो मैथमेटिक्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। इस कारण उन्हें अपनी स्कॉलरशिप भी गंवानी पड़ी। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन पहले ही बहुत खराब थी, इसलिए इस फेलियर ने रामानुजन को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर लगने लगा कि वो मैथमेटिक्स के अलावा कुछ और समझ ही नहीं सकते। इस प्रेशर की वजह से 1905 में रामानुजन अचानक घर छोड़कर निकल गए। वो करीब 1 महीने तक विशाखापट्टनम और राजमुंद्री में इधर उधर भटकते रहे। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और वापस घर लौटे। इसके बाद उन्होंने मद्रास के पचाइयप्पास कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन यहाँ भी उनके लिए हालात नहीं बदले। जब एग्जाम का टाइम आया तो रामानुजन फिर से मैथमेटिक्स के अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। इससे वो काफी परेशान हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया और इंडिपेंडेंट मैथमेटिकल रिसर्च में लग गए। लेकिन ये रास्ता उनके लिए काफी मुश्किल था। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, जिस वजह से उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। वहीं उनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि जहां कभी कभी उन्हें भूखे पेट रात गुजारनी पड़ती, तो वही पेन और कागज के पैसे ना होने की वजह से उन्हें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्लेट और चौक पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अगले 5 साल तक रामानुजन बिना किसी रेगुलर इनकम सोर्स के सिर्फ मैथमेटिक्स में डूबे रहे। वो स्लेट पर घंटों तक लिखते रहते। सोने के बाद सुबह जब उठते तो दिमाग में इक्वेशन तैयार मिलती, जिससे वो तुरंत कहीं दर्ज कर लेते। उनकी माँ एस्ट्रोलॉजी में
बिलीव करती थी और उनका मानना था कि रामानुजन की कुंडली दो संभावनाएं दिखाती है, या तो उनका जीवन छोटा होगा और वो उस छोटे जीवन में दुनिया भर में नाम कमाएंगे, या फिर वो लंबा जिएंगे लेकिन उनकी जिंदगी एक आम इंसान की तरह होगी। 1909 में रामानुजन की शादी जानकी देवी नाम की लड़की से करवा दी गई। हालांकि उस समय उनकी पत्नी केवल 10 साल की थी, इसलिए वो अपने पिता के घर ही रहा करती थी। इसी बीच रामानुजन के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। उनकी टेस्टिस में हाइड्रोसेल डेवलप हो गया था, जिसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था, लेकिन उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे और रिश्तेदारों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में जनवरी 1910 में डॉक्टर कुप्पुस्वामी ने वॉलंटियर करते हुए उनकी फ्री में सर्जरी की थी। इसके बाद रामानुजन मद्रास एक दोस्त के घर रहने चले गए और वहीं से जॉब ढूंढने लगे। वो इतना मजबूर हो चुके थे कि रोज डोर टू डोर जाकर कोई क्लेरिकल जॉब मांगते थे। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो अपने घर का खर्च निकालने के लिए पास के प्रेसिडेंसी कॉलेज के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। इस भाग दौड़ में वो एक बार फिर से बीमार हो गए और इस बार वो इतने डर गए कि उन्होंने अपने दोस्त आर राधाकृष्णन अय्यर से गुजारिश की कि अगर वो जिंदा नहीं बच पाए तो वो उनकी रिसर्च नोटबुक्स प्रोफेसर सिंगरावेलु मुदलियार या फिर ब्रिटिश प्रोफेसर एडवर्ड बी रॉस के पास पहुंचा दे, ताकि उनका काम दुनिया के सामने आ सके। हालांकि रामानुजन की किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया और वो इस इलनेस से भी रिकवर हो गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर वी रामास्वामी अय्यर से हुई, जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के फाउंडर भी थे। रामानुजन ने उन्हें अपनी नोटबुक्स दिखाई, जिनमें ऐसे ऐसे मैथमेटिकल रिजल्ट्स थे जिन्हें देखकर रामास्वामी अय्यर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना एडवांस मैथमेटिकल वर्क एक फॉर्मल एजुकेशन से ड्रॉप आउट लड़का कर सकता है। इम्प्रेस्ड होकर उन्होंने रामानुजन को एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया और अपने दोस्त और नेल्लोर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर रामचंद्र राव के पास भेज दिया, ताकि रामानुजन को गाइडेंस और सपोर्ट मिल सके। आर रामचंद्र राव इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे। जब उन्होंने रामानुजन की नोटबुक्स देखी तो वो भी हैरान रह गए। साथ ही उनके मन में एक डाउट भी था कि क्या सच में ये सब कैलकुलेशंस रामानुजन ने खुद की थी। असल में रामानुजन अपने कामों को दूसरों को समझाने में उतने अच्छे नहीं थे। उनकी बातें अक्सर इतनी कॉम्प्लेक्स होती थी कि सामने वाला उन्हें पूरी तरह ग्रास्प नहीं कर पाता था। इसलिए राव ने पहले तो खुद क्लैरिटी पाने के लिए अपने कुछ जानकार मैथमेटिशियन से रामानुजन के काम की जांच करवाई, और जब कंफर्म हो गया कि ये सारे रिजल्ट्स वाकई रामानुजन के खुद के थे, तब उन्होंने न सिर्फ उन्हें अप्रिशिएट किया बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, ताकि वो अपनी रिसर्च को बिना किसी परेशानी के कंटिन्यू कर सके। इसी के चलते 1911 में सम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर्स के नाम से रामानुजन का पहला रिसर्च पेपर इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में पब्लिश हुआ। ये प्रोफेशनल मैथमेटिकल वर्ल्ड में उनका पहला बड़ा कदम था। इसी बीच रामानुजन के टैलेंट को देखते हुए उन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ग्रेड 4 अकाउंटिंग क्लर्क की नौकरी भी दे दी गई, जहां उन्हें वेतन के रूप में 30 रुपए महीना सैलरी मिलने लगी। वो अपने ऑफिस के काम को बहुत एफिशिएंटली निपटाते थे, ताकि अपनी रिसर्च के लिए भी टाइम बचा सके। यही जॉब करते हुए रामानुजन के मैथमेटिकल रिसर्च पर एक ब्रिटिश ऑफिसर सर फ्रांसिस स्प्रिंग की नजर पड़ी, जिन्हें मैथमेटिक्स में काफी रुचि थी। सर फ्रांसिस स्प्रिंग उनकी रिसर्च से बेहद इंप्रेस हुए। उन्होंने फैसला किया कि रामानुजन के काम को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। ब्रिटेन में चूंकि उस समय मैथमेटिक्स के सबसे बड़े दिमाग मौजूद थे, इसलिए 1912 में सर फ्रांसिस स्प्रिंग, नारायण अय्यर, रामचंद्र राव और E.W. मिडिलमैस ने मिलकर रामानुजन का रिसर्च वर्क इंग्लैंड भेजने की तैयारी शुरू की। उनका पहला लेटर लंदन के एक प्रोफेसर M.J.M. हिल के पास भेजा, जिसमें बर्नौली नंबर्स पर उनका रिसर्च पेपर भी शामिल था। M.J.M. हिल ने रामानुजन के काम की तारीफ तो की, लेकिन रामानुजन के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी डिग्री ना होने के कारण उन्होंने कोई सपोर्ट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद रामानुजन का काम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो रिनाउंड मैथमेटिशियंस E.W. हॉब्सन और H.F. बेकर के पास भेजा गया, लेकिन इस बार और भी ज्यादा डिस्करेजिंग रिस्पॉन्स मिला। दोनों ने रामानुजन के लेटर पर कोई रिस्पॉन्स देना भी जरूरी नहीं समझा। कुछ दिन बाद 16 जनवरी 1913 को रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक और बड़े प्रोफेसर और रिनाउंड मैथमेटिशियन गॉडफ्रे हैरोल्ड हार्डी के पास एक डिटेल लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने अपनी आपबीती के साथ साथ करीब 120 थ्योरम्स भी लिखी थी। एक सुबह G.H. हार्डी जब अपने घर में कैजुअली वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें रामानुजन का वो लेटर मिला, जो आगे चलकर न सिर्फ हार्डी की सोच को बदलने वाला था, बल्कि दुनिया के मैथमेटिकल इतिहास में भी एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला था।
हार्डी बाद में उस मोमेंट को याद करते हुए कहते हैं कि उस लेटर में कुछ ऐसे मैथमेटिकल रिजल्ट्स और थ्योरम्स मेंशन थे जिनमें से कुछ नोन थे लेकिन बाकी के बेहद वाइल्ड और अनबिलीवेबल थे। उनमें से ज्यादातर बिना किसी प्रूफ के थे, इसलिए शुरुआत में हार्डी को रामानुजन का काम फ्रॉड लगा। उन्हें लगा कि ये लेटर किसी ऐसे व्यक्ति के हैं जो रैंडम थ्योरम्स बनाकर दुनिया को ब्लफ करना चाहता है। ऐसे लेटर्स हार्डी को अक्सर मिलते रहते थे, इसलिए उन्होंने इस लेटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। इसके बाद हार्डी अपने डेली रूटीन में लग गए, लेकिन उनके दिमाग में दिन भर उस लेटर की इक्वेशंस घूमती रही। उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि क्या यह आदमी वाकई एक फ्रॉड है या फिर कोई ऐसा नेचुरल जीनियस है जिससे वो आज पहली बार टकरा रहे हैं। शाम होते होते हार्डी ने अपने इस कंफ्यूजन को अपने दोस्त जॉन एडिसन लिटिलवुड के साथ शेयर किया, जो खुद एक बड़े मैथमेटिशियन थे। उसी दिन दोनों ने डिनर पर रामानुजन के उस लेटर की डिटेल स्टडी की और काफी लंबी चर्चा के बाद दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन एक नेचुरल मैथमेटिकल जीनियस है जिन्हें महान मैथमेटिशियंस गॉस और यूलर के लेवल पर रखा जाना चाहिए। हार्डी रामानुजन के टैलेंट से इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने रामानुजन के उस लेटर को अपनी जिंदगी का एक रोमांटिक इंसिडेंट करार दिया था। बाद में उन्होंने कहा था, रामानुजन के थ्योरम्स ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने पहले कभी ऐसे थ्योरम्स नहीं देखे थे। सिर्फ एक नजर डालने से ही ये साफ हो जाता है कि ये किसी ऑर्डिनरी मैथमेटिशियन के नहीं हो सकते। इन्हें केवल हाईएस्ट लेवल का मैथमेटिशियन ही लिख सकता है। इन्हें सच होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सच नहीं होते तो कोई उन्हें इमेजिन तक नहीं कर सकता था। इसके बाद हार्डी और लिटिलवुड ने रामानुजन के काम की चर्चा उस समय के महान मैथमेटिशियन और फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल से की। बर्ट्रैंड रसल को जब रामानुजन के बारे में बताया गया तो हार्डी ने प्राउडली कहा कि हमने मद्रास के एक हिंदू क्लर्क के रूप में दूसरा न्यूटन खोज निकाला है। इतने बड़े मैथमेटिशियंस द्वारा रामानुजन का इतने बड़े बड़े नामों से कंपैरिजन करना साफ दिखाता था कि रामानुजन का काम कितना हाई लेवल और एक्सेप्शनल था। हार्डी ने रामानुजन से कुछ थ्योरम्स के प्रूफ और प्राइम नंबर्स पर उनकी रिसर्च के कुछ और भाग भेजने की भी रिक्वेस्ट की। हार्डी के रिस्पॉन्स से सालों तक अपनी पहचान बनाने को मोहताज रामानुजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और जल्दी ही उन्होंने हार्डी को एक दूसरा लेटर लिखा। रामानुजन और जीएच हार्डी एक दूसरे से काफी अलग थे। हार्डी एक हार्डकोर एथिस्ट थे जो सिर्फ उन्हीं चीजों में बिलीव करते थे जो लॉजिक और प्रूफ पर बेस्ड होती थी। वहीं दूसरी तरफ रामानुजन एक डीपली स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। ईश्वर पर उनका इतना गहरा विश्वास था कि वो कहा करते थे कि जो इक्वेशन भगवान के विचार को रिफ्लेक्ट ना करे उसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। जब उनसे पूछा जाता कि इतने मुश्किल इक्वेशंस इतनी आसानी से कैसे बना लेते हो, तो वो जवाब देते कि माँ नामगिरी देवी मेरे सपनों में आकर ये सब बता जाती है। हार्डी और रामानुजन की अपब्रिंगिंग, बिलीफ सिस्टम और एजुकेशनल बैकग्राउंड सब एक दूसरे से अलग थे। एक और जहां रामानुजन के पास कोई फॉर्मल कॉलेज डिग्री तक नहीं थी, वही हार्डी के पास वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस था। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें जोड़ती थी, वो थी मैथमेटिक्स। इसी शेयर्ड पैशन ने ज्योग्राफी, रिलीजन और थिंकिंग के सारे फर्क मिटा दिए थे। दो मैथमेटिकल माइंड्स एक साथ आकर आने वाले समय में दुनिया को मैथमेटिक्स के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल थ्योरम्स देने वाले थे। रामानुजन की रिसर्च का जादू जीएच हार्डी पर इस कदर छाया कि उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज आकर उनके साथ रिसर्च करने के लिए इनवाइट कर लिया। अब रामानुजन के पास दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस मैथमेटिशियंस के साथ काम करने का मौका था। रामानुजन इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनके साथ एक बार फिर एक अजीब घटना हो गई। दरअसल रामानुजन एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और उन दिनों समंदर पार करना काफी अशुभ माना जाता था, इसलिए उनकी मां नहीं चाहती थी कि उनका बेटा समंदर पार करे। इसके अलावा रामानुजन खुद भी डीपली रिलीजियस थे। वो देवी नामगिरी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें डर था कि ब्रिटेन जाकर उन्हें नॉनवेज खाना पड़ सकता है, जिससे उनका रिलीजियस डिसिप्लिन टूट जाएगा। इस डर और पारिवारिक प्रेशर के चलते रामानुजन ने इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने दिया और ब्रिटेन जाने से मना कर दिया। जीएच हार्डी को जब यह पता चला तो वो शॉक्ड रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि रामानुजन इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे, लेकिन रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से रामानुजन ने कदम पीछे खींच लिए थे। हार्डी ने भी हार नहीं मानी और अपने एक कलीग E.H. नेविल से कांटेक्ट किया, जो उस समय मद्रास में ही लेक्चर के लिए आए हुए थे। हार्डी ने नेविल से रिक्वेस्ट की कि वो रामानुजन को ब्रिटेन आने के लिए कन्विंस करे। कहा जाता है कि इसी बीच रामानुजन की मां ने एक अजीब सपना देखा, जिसमें रामानुजन विदेशी लोगों से घिरे हुए थे। उन्हें सपने में कुल देवी माता नामगिरी दिखाई दी, जिन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वो रामानुजन के रास्ते में रुकावट ना बने, क्योंकि उनके बेटे का जन्म किसी बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है।
उस सपने के बाद उनकी मां ने रामानुजन को ब्रिटेन जाने की परमिशन दे दी। जैसे ही जीएच हार्डी को एक खबर मिली, वो फौरन एक्शन में आ गए। उन्होंने नेविल से कहा कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से रामानुजन के एक्सपेंसेस के लिए एक स्कॉलरशिप सिक्योर करें। इसको लेकर नेविल ने यूनिवर्सिटी को लिखा, द डिस्कवरी ऑफ द जीनियस ऑफ एस रामानुजन ऑफ मद्रास promises to be the most interesting event of our time in the mathematical world। इसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी ने रामानुजन को ब्रिटेन भेजने के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल सैंक्शन दिलवाए और उनके ट्रैवल और अन्य दूसरी चीजों का इंतजाम करवाया। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद 17 मार्च 1914 को रामानुजन शिप के जरिए ब्रिटेन के लिए निकले और करीब 1 महीने के ट्रैवल के बाद 14 अप्रैल को ब्रिटेन पहुंच गए। ब्रिटेन में रामानुजन को नेविल के घर ठहराया गया, जो हार्डी के रेजिडेंस से काफी नजदीक था। वहां पहुंचते ही रामानुजन ने तुरंत लिटिलवुड और हार्डी के साथ काम करना शुरू कर दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजन ने हार्डी और लिटिलवुड के साथ मिलकर कई इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। हार्डी ने न सिर्फ रामानुजन की रिसर्च को रिफाइन करने में मदद की, बल्कि ब्रिटिश एकेडमिक सिस्टम को भी उनके लिए एक्सेसिबल और मैनेजेबल बना दिया। रामानुजन इंट्यूटिवली मैथ की मुश्किल से मुश्किल थ्योरम को समझ लेते थे, लेकिन वो मॉडर्न मैथमेटिक्स में ट्रेन नहीं थे, इसलिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बजाय सीधे रिजल्ट पर पहुंच जाते थे। हार्डी के लिए यही चिंता की बात थी। रामानुजन की इक्वेशंस को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मॉडर्न मैथमेटिकल तरीके का इस्तेमाल जरूरी था, इसलिए हार्डी ने उनके तरीके को बदले बिना ही उन्हें फॉर्मल मैथ्स में ट्रेन किया। रामानुजन और हार्डी की जोड़ी ने मैथमेटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने पार्टीशन थ्योरी और एलिप्टिक फंक्शंस जैसे कॉन्सेप्ट्स पर काम किया, जो आज भी मैथमेटिशियंस को इंस्पायर करते हैं। 2 साल में रामानुजन ने इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर लिया था कि 1916 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उन्हें बीए की डिग्री से नवाजा। ये उनके अनमैच्ड टैलेंट का रिजल्ट ही था कि उन्हें ये डिग्री एकेडमिक सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हाईली कॉम्पोजिट नंबर्स पर की गई उनकी रिसर्च के लिए दी गई थी। उसी साल मार्च 1916 में उनके उस रिसर्च पेपर को प्रोसीडिंग्स ऑफ द लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के फ्रंट पेज पर पब्लिश किया गया। रामानुजन का काम इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था कि अगले साल 6 दिसंबर 1917 को उन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी का मेंबर चुन लिया गया और फिर 1 साल बाद 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाया गया। वो रॉयल सोसाइटी के मेंबर बनने वाले दूसरे इंडियन थे और रॉयल सोसाइटी की हिस्ट्री में उस समय तक के सबसे यंगेस्ट फेलोज में से एक थे। यही नहीं, उन्हें 13 अक्टूबर 1918 को ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो भी चुना गया और वो ऐसा करने वाले पहले इंडियन थे। रामानुजन उस समय न सिर्फ मैथमेटिक्स की दुनिया के उभरते सितारे बन चुके थे, बल्कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया था कि जीनियस किसी फॉर्मल डिग्री, किसी वेल्दी बैकग्राउंड या किसी प्रिविलेज्ड अपब्रिंगिंग के मोहताज नहीं होते। हार्डी से मिलने के बाद रामानुजन को ग्लोबल पहचान तो मिल चुकी थी, लेकिन ब्रिटेन का ठंडा और गीला मौसम उनके लिए कांस्टेंट स्ट्रगल बन गया था। वो इस क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होने की वजह से उन्हें वहां प्रॉपर खाना भी नहीं मिल पाता था, इसलिए वो अपना खाना खुद ही बनाया करते थे। लेकिन लंबे समय तक हेल्दी खाना ना मिल पाने, ओवरवर्क और आइसोलेशन की वजह से उनकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और वो सी व विटामिन डेफिशिएंसी से भी जूझ रहे थे। इसके साथ ही वो इमोशनली भी टूटते जा रहे थे, क्योंकि वो काफी सालों से अपनी फैमिली और पत्नी से दूर थे। वो अपने परिवार वालों को मिस करते थे, लेकिन उस समय ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ था, इसलिए उनका भारत आ पाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इन सारी परेशानियों का असर उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की और एक दिन चलती ट्रेन के आगे कूद गए, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से उनकी जान बच गई। खुद की जान लेना ब्रिटेन में क्राइम माना जाता है, इसलिए स्कॉटलैंड यार्ड ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। हालांकि जीएच हार्डी ने उन्हें जल्दी ही छुड़वा लिया था। इतनी तकलीफों के बावजूद मैथमेटिक्स के लिए उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई थी। वो हॉस्पिटल बेड पर भी लेटे लेटे इक्वेशंस और थ्योरीज पर काम करते रहते थे। ऐसे ही एक बार जब रामानुजन हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब हार्डी उनका हालचाल लेने हॉस्पिटल एक टैक्सी से आए थे, जिसका नंबर 1729 था। नंबर्स को लेकर दोनों के बीच हर समय बात होती ही रहती थी, इसलिए हार्डी ने रामानुजन के पास पहुंचते ही कहा, 1729 एक बहुत ही डल नंबर है। इस पर रामानुजन ने दिमाग में ही कैलकुलेशन करते हुए तुरंत जवाब दिया, नहीं, 1729 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि 1729 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 2 डिफरेंट वेज से सम ऑफ 2 क्यूब्स के रूप में लिखा जा सकता है। आगे रामानुजन ने उन्हें बताया कि 1729 को 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब्ड और 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब्ड के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है।
बीमारी के बावजूद उनके इस जवाब को सुनकर हार्डी हैरान रह गए थे। आगे चलकर यही नंबर 1729 हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाने लगा। रामानुजन की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए वो 1919 में अपने होम टाउन कुंभकोणम लौट आए। यहाँ भी उनका ट्रीटमेंट करवाया गया और उन्हें ठीक करने के लिए हर तरह के एफर्ट्स लगाए गए, लेकिन उस दौर में ट्यूबरकुलोसिस का कोई भी रिलायबल ट्रीटमेंट नहीं था, इसलिए उनकी कंडीशन और बिगड़ती चली गई। उन्हें काफी तेज दर्द होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रिसर्च का काम नहीं छोड़ा था। अपने आखिरी दिनों में जब उन्हें लगने लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने हार्डी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने मॉक थीटा फंक्शंस के बारे में बताया, जो उस समय तक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य था। लेकिन इससे पहले कि हार्डी रामानुजन को कोई जवाब दे पाते, 26 अप्रैल 1920 को केवल 32 साल की छोटी सी उम्र में मैथमेटिक्स के महान सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इतनी कम उम्र में रामानुजन ने एक ऐसी मैथमेटिकल लेगेसी छोड़ दी जो आज भी दुनिया भर के स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के लिए इंस्पिरेशन है। बाद में उनके छोटे भाई थिरुनारायणन ने रामानुजन के हैंड रिटन नोट्स को कंपाइल करवाया, जिसमें उनके सिंगुलर मॉड्यूलाई, हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पर फॉर्मूले शामिल थे। बाद में कई मैथमेटिशियंस ने भी उनके नोटबुक्स को रिडिस्कवर किया और उनके बेस पर नई डिस्कवरीज की। रामानुजन ने मैथमेटिक्स के फील्ड में 3900 से ज्यादा फॉर्मूले देने का कंट्रीब्यूशन दिया, जिनमें से कई आज भी रिसर्च, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। रामानुजन ने अपनी नोटबुक्स में 1/π को इन्फिनाइट सीरीज में दर्शाने के 17 तरीके लिखे थे। आज मॉडर्न कंप्यूटर्स की मदद से पाई के अरबों डेसिमल प्लेसेस तक जो कैलकुलेशंस पॉसिबल हुई हैं, वो रामानुजन के ही फॉर्मूले की देन है। उनके मॉक थीटा फंक्शंस का यूज आज सिर्फ मैथमेटिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस में कैंसर जैसी कॉम्प्लेक्स बीमारियों को समझने में भी हो रहा है। इसके अलावा रामानुजन ने इन्फिनाइट सीरीज को सॉल्व करने के भी नए टेक्निक्स और फॉर्मूलाज डिस्कवर किए थे, जो आज मॉडर्न मैथमेटिक्स की बैकबोन बन चुके हैं। रामानुजन की मॉड्यूलर फंक्शंस और मॉक थीटा फंक्शंस जैसी कुछ इक्वेशंस बाद में थ्योरेटिकल फिजिक्स में बेहद अहम साबित हुई। 2012 में साइंटिस्ट ने पाया कि रामानुजन के मॉक थीटा फंक्शंस का इस्तेमाल ब्लैक होल्स के एंट्रोपी को समझने में किया जा सकता है। रामानुजन ने जो फॉर्मूलाज करीब 100 साल पहले बिना किसी साइंटिफिक इक्विपमेंट के बनाए थे, वो आज स्पेस टाइम, क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझने की बन चुके हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, क्रिप्टोग्राफी और डेटा एनालिसिस जैसे एडवांस फील्ड्स में भी उनकी रिसर्च अहम भूमिका निभा रही है। उनके सम्मान में देश में डाक टिकट जारी हुए और उनके नाम पर मैथमेटिकल प्राइज भी दिए जाने लगे। उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2012 को नेशनल मैथमेटिक्स ईयर और 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे डिक्लेयर किया। रामानुजन की जिंदगी पर कई फिल्में भी बनी, जिसमें साल 2015 में आई हॉलीवुड की मूवी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी सबसे पॉपुलर है, जिसमें रामानुजन का किरदार ब्रिटिश एक्टर देव पटेल ने निभाया था। G.H. हार्डी ने एक बार दुनिया के महानतम मैथमेटिशियंस को 0 से 100 के बीच रेट किया था। उन्होंने इसमें खुद को 25, ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट को 80 और रामानुजन को 100 में से 100 मार्क्स दिए थे। आज भी रामानुजन की मैथमेटिकल नोटबुक्स, रिसर्च पेपर्स और हजारों थ्योरम्स एक अमूल्य खजाना है। उनके हैंड रिटन नोटबुक्स में ऐसे सैकड़ों फॉर्मूलाज थे, जिनमें से कई तो डेकेड्स बाद जाकर प्रूव हो पाए। वहीं उनकी सैकड़ों थ्योरम्स अब भी ऐसी मैथमेटिकल पजल्स बनी हुई हैं, जिन्हें उनकी मृत्यु के 100 से ज्यादा साल बाद भी प्रूव नहीं किया जा सका है।